Hello students, I am Suman Sharma and I welcome you all to my second video on the chapter From the Diary of Anne Frank, which is a chapter from your book First Flight. In this video, we will discuss some important question regarding the same chapter. So student, let's begin. First question is, what made writing in a diary a strange experience for Anne Frank? एन फ्रैंक को डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों लगता था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राइटिंग अ डायरी इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एन फ्रैंक ने दो रीज़न दिए थे कि उसको स्ट्रेंज लिखना, डायरी लिखना स्ट्रेंज क्यों लगता है। फर्स्ट रीज़न वॉज शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। वो कहती है कभी मेरे को मैंने कभी लिखी नहीं है, कुछ डायरी नहीं लिखी है। आई हैव नो एक्सपीरियंस इन राइटिंग। तो पहला रीज़न उसने लिखा था कि शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। एंड इन एडिशन दूसरा उसने रीज़न दिया था, शी थॉट दैट लेटर ऑन नोबडी इंक्लूडिंग हरसेल्फ वुड बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। म्यूजिंग का मीनिंग होता है विचार या थॉट, किसी की फीलिंग। तो वो कहती है कि लेटर ऑन बाद में कोई भी इंक्लूडिंग हरसेल्फ कभी इंटरेस्टेड नहीं होंगे एक 13 साल की स्कूल गोइंग लड़की के लाइफ की जो उसकी फीलिंग्स है, एक्सपीरियंसेस हैं, या म्यूजिक मीन्स उसके क्या विचार हैं, क्या सोच है, उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो दीज आर द टू रीजंस विच एन फ्रैंक गिवन। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड एन वांट टू कीप अ डायरी? वो डायरी क्यों लिखना चाहती थी, क्यों रखना चाहती थी? तो उसके भी उसने बहुत ही रेलेवेंट रीज़न दिए हैं कि वो डायरी इसीलिए रखना चाहती थी क्योंकि उसकी कोई ट्रू फ्रेंड नहीं थी, कोई रियल फ्रेंड नहीं थी जिसके साथ इन विच शी कुड कन्फाइड। कन्फाइड का मीनिंग होता है रिवील करना। ऐसा पर्सन टू टेल समबडी अबाउट अ सीक्रेट और प्राइवेट मैटर। ऐसा इंसान जिसके साथ कि वो अपने सारी जो इंटीमेट सीक्रेट्स है, फीलिंग्स होती हैं, उनको बताना। तो वो कहती है कि मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है क्योंकि जिसके साथ मैं कन्फाइड कर सकूं, अपनी बातें जो हैं, सीक्रेट्स जो है वो शेयर कर सकूं। बिसाइड शी बिलीव दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। दूसरा ये कहा था कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होती है देन पीपल। हाउ? So she could write her innermost thoughts and the feeling in the diary without worrying about the opinion of other। क्योंकि उसने कहा है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होती है। पेपर में कैसे पेशेंस होती है कि अगर आप पेपर के ऊपर कुछ भी लिखोगे तो पेपर विल नॉट क्वेश्चन यू, या कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा, है ना, कोई सवाल नहीं पूछेगा पेपर कि आपने ये क्यों लिखा है। तो इसीलिए वो कहती है कि डायरी में इनर मोस्ट थॉट्स और फीलिंग का मतलब होता है अंदर की जो दिल की बातें, जो सीक्रेट्स हैं या फीलिंग्स हैं, उनको वो आराम से लिख सकती है विदाउट वरिंग अबाउट द ओपिनियन ऑफ अदर। कि मुझे, क्योंकि पेपर अपना ओपिनियन नहीं बता सकता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकता, इसीलिए उसको उसके बारे में कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डज एन थिंक शी कैन कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन पीपल? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक सेइंग आई, एक इडियम आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसने ये क्यों कहा है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है देन पीपल? इन फील शी कैन कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। सबसे पहले उसने कहा था कि वो डायरी में कुछ भी चीज़ों को रिवील कर सकती है। कन्फाइड का मतलब टू रिवील का मतलब डायरी एक ऐसी चीज़ है जिसके वो ट्रस्ट कर सकती है और जिसके साथ कोई भी चीज़ शेयर कर सकती है, कुछ भी लिख सकती है। कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, ऑल हर फीलिंग्स आउट ऑन इट। कोई भी अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स हो उसके ऊपर लिख सकती है डायरी के ऊपर विदाउट वरिंग अबाउट द टाइप थिंग्स शी वुड शेयर विद इट। और वो डायरी में लिखते टाइम ये नहीं सोचेगी कि कौन सी चीज़ें उसको मैं डायरी के साथ शेयर करनी है या नहीं करनी। Next, this would relieve her of burden of such things she cannot share with people। अब उसके ऊपर एक, अगर वो यही बात अगर ये पीपल के साथ, किसी लोगों के साथ अगर शेयर करेगी वही बातें, तो मे भी उसको एक बर्डन होगा उसके दिल के ऊपर
कि पता नहीं ये बात मैंने शेयर कर ली, ये लोग उसको कैसे ओपिनियन देंगे, क्या उसके बारे में सोचेंगे, क्या क्रिटिसिज्म भी आ सकता है। तो इस बर्डन से वो रिलीव हो जाती है, उससे वो दूर हो जाती है, फ्री हो जाती है बर्डन से कि बाय राइटिंग ऑन द डायरी। Fourth question is, why does Anne provide a brief sketch of her life before formally writing her diary? कि डायरी को लिखने से पहले शुरुआत में उसने अपनी पूरी फैमिली का एक ब्रीफ सा शॉर्ट में स्केच या पूरी फैमिली के बारे में क्यों बताया था। तो रीज़न उसके लिए है, प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ लाइफ बिफोर फॉर्मली राइटिंग हर डायरी किट्टी। उसकी डायरी का नाम किट्टी था। Because she believes that in the absence of a background, nobody would be able to understand a word of her stories to Kitty. तो उसने इसका रीज़न ये दिया था कि मैंने ब्रीफ स्केच क्यों लिखा है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई भी राइटर है या कोई भी ऑथर होता, आपने बुक में नोटिस किया होगा, उस ऑथर के बारे में पहले पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, छोटा सा स्केच होता है उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, फैमिली में कितने मेंबर है, वो क्या करते हैं। वो कहती है कि अगर मैं फैमिली की बैकग्राउंड नहीं दूंगी तो कोई भी मेरी किट्टी जो डायरी का नाम है उसमें जितनी भी स्टोरीज लिखी होंगी उनका एक सिंगल वर्ड किसी को समझ नहीं आएगा। तो शी कन्फाइड हर डायरी लाइक अ ट्रू फ्रेंड। कन्फाइड का मतलब ट्रस्ट करना। तो वो अपनी डायरी को एक ट्रू फ्रेंड मानती है, एंड सो इट बिकम्स एन इनसाइडर फॉर हर। इनसाइडर का मतलब डायरी को वो इनसाइडर कह रही है। इनसाइडर वो होता है जो कि आपके इनर मोस्ट सीक्रेट्स को भी जानता है। तो इसने 2 रीज़न दिए इसके क्यों, कि बैकग्राउंड के बिना कोई किट्टी में लिखी हुई स्टोरीज का एक शब्द भी नहीं समझ पाया था, और उसने डायरी को एक ट्रू फ्रेंड कहा है, और वो डायरी उसके लिए इनसाइडर का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज एन एंटायर क्लास क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। क्वेकिंग इन इट्स बूट एक इडियम है जो लेसन में यूज करा गया है। इसका मतलब होता है टू बी नर्वस और फ्राइटन, डरना या फ्राइटन। पूरी क्लास जो थी वो डरी क्यों हुई थी। तो Anne's entire class was quaking in its boot because everyone was unsure about the upcoming result that were to decide which student has passed and which one had to fail to get promotion to next form. फॉर्म का मतलब क्लास और स्टैंडर्ड। वो इसीलिए डरी हुई थी, इसलिए नर्वस थी, स्केर्ड थी, फ्राइटन थी, क्योंकि एक उनको श्योरिटी नहीं थी कि जो रिजल्ट आने वाला है वो उसमें कितने स्टूडेंट पास होंगे और कितने फेल हो जाएंगे, कितने को पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्रमोशन मिलेगी एंड दे विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट फॉर्म, और कौन से होते हैं वो डिटेन हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में, इस स्टेज पे स्टूडेंट हर कोई नर्वस होता है या हर कोई क्वेकिंग इन इट्स बूट होता है। The anxiety and nervousness thus made the entire class quake in its boots. तो जो चिंता थी या नर्वसनेस थी, इसी की वजह से पूरी की पूरी क्लास जो थी, एंटायर क्लास, वो क्वेक कर रही थी। इन इट्स बूट मीन्स वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स कौन होता? पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, जिसका टॉकिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो एन को उससे मैथमेटिक्स टीचर ने 3 टाइप ऑफ असाइनमेंट्स दी थी। उसमें से उनका नाम था फर्स्ट वाला का चैटर बॉक्स। तो चैटर बॉक्स लिखते टाइम उसने क्या आर्गूमेंट्स दिए थे, क्या जस्टिफिकेशन दी थी कि व्हाई शी इज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। तो इन फर्स्ट एसे अ चैटर बॉक्स, एन आर्गूड दैट talking is a student's trait and that she would do her best to keep her talking under control. तो उसने सबसे पहले जो आर्गू दिया था, उसने कहा था कि टॉकिंग, बातें करनी जो होती है, किसी भी स्टूडेंट का ट्रेट होता है, एक फीचर होता है, उसके अंदर कोई इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है। एंड शी वुड, हर कहते मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी टॉकिंग को कंट्रोल कर सकूं, बट शी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हर सेल्फ ऑफ दिस हैबिट। अब वो कहती क्योर का मतलब होता है करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना। वो कहती लेकिन मैं इसको कभी रेक्टिफाई, ठीक नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये जो ट्रेट है, शी हैड इनहेरिटेड दिस फ्रॉम हर मदर हु टू टॉक्ड अ लॉट।
उसने जस्टिफिकेशन ये दी कि उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती, क्योर क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये ट्रेट वो कहती है अपनी मदर से मिला है। जो आपको जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से मिलता है उसको इनहेरिटेड बोलते हैं। मिला है क्योंकि मेरी मदर भी रेगुलर टॉकर या हैबिचुअल टॉकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज एन्स थर्ड असाइनमेंट समथिंग ओरिजिनल। थर्ड असाइनमेंट विच वाज क्वैक क्वैक क्वैक, वो ओरिजिनल क्यों थी? Anne wanted to come up with something unique and original to respond to Mr. Kissing's ridiculous punishment. तो इस टाइम इस थर्ड असाइनमेंट थी और इसमें एन जो थी वो बहुत ही कुछ यूनिक तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहती थी, आर्गू करना चाहती थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर ये जो मिस्टर किसिंग है इसकी पनिशमेंट बहुत ही रिडिकुलस है, बहुत फनी वे में है। She wrote her third assignment in the form of poetry. पोइट्री की फॉर्म में लिखा, एक वर्स की फॉर्म में लिखा था उसने, लेकिन विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सेन। उसकी फ्रेंड थी सेन जो कि पोइट्री राइटिंग में बहुत एक्सपर्टी थी उसकी हेल्प से उसने पोइट्री की फॉर्म में थर्ड असाइनमेंट लिखी। द पोएम वाज a kind of joke on her teacher Mr. Kissing, as it described a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by father because they quacked too much. अब ये एक जोक की तरह था जो कि उसने हर टीचर के अपने ऊपर ही टेबल को टर्न कर दिया था, उस पे ही बाजी जो पलट दी थी। कैसे? इसमें थर्ड असाइनमेंट में जो आर्गुमेंट थे, पोइट्री लिखी थी, उसमें एक मदर डक होती है, फादर स्वैन होता है, उनके 3 बेबी डकलिंग होते, 3 बच्चे होते हैं, और जो फादर स्वैन होता है वो उनको बाइट करके, काट के उनको मार देता है ना, बाइट करके मार देता है। रीजन क्या था? क्योंकि जो डकलिंग्स थे वो बहुत ज्यादा क्वैक करते थे, मीन्स बहुत ज्यादा टॉक करते थे। तो यहाँ जो बेबी डकलिंग है उसको कंपेयर करा गया है विद एन फ्रैंक, और जो फादर स्वैन है उसको कहा गया है मिस्टर किसिंग। तो इस कंपैरिजन शी ड्रॉ ए पैरेलल बिटवीन मिस्टर किसिंग एंड फादर स्वैन। तो इस थर्ड असाइनमेंट के बाद उसको कोई असाइनमेंट नहीं मिली क्योंकि उसने अपने पॉइंट को प्रूव कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन टू टॉक इन द क्लास। उसके मैथमेटिक टीचर ने उसको क्यों परमिशन दे दी क्लास में बात करने के लिए? तो एन मेड हर पॉइंट अबाउट हर टॉकेटिव नेचर इन हर थर्ड असाइनमेंट। जो थर्ड असाइनमेंट उसको मिली थी क्वैक क्वैक, उसने सारी अपने टॉकेटिव नेचर को प्रूव कर दिया था। And by narrating the story of a cruel father swan biting his duckling to death for quaking too much, जिसमें कि एक क्रूअल फादर स्वैन होता है जो अपने डकलिंग्स को बाइट करके उसको मार देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वेक करते हैं। दिस मेड मिस्टर किसिंग सॉफ्टन ऑन एन एंड ही अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास। इसकी वजह से वो मेलो डाउन हो गए, उनका थोड़ा मन सा पसीज गया और उन्होंने अलाउ कर दिया, क्योंकि उनको समझ आ गया कि एक बच्चे का जो टॉकेटिव नेचर है वो इनहेरिटेड होता है, नेचुरल होता है, तो वो उसको चेंज करना, क्योर करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्वेश्चन 11, हाउ डज एन टर्न द टेबल ऑन मिस्टर किसिंग इन द एंड। टर्न द टेबल का मतलब होता है बाजी पलटना, बाजी पलटना। जो थर्ड असाइनमेंट मिली थी एन को, विच वॉज गिवन बाई हर मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर किसिंग, तो उसने एक थर्ड असाइनमेंट पोइट्री की फॉर्म में लिखी थी, जिसके बाद मिस्टर किसिंग को रियलाइज हो गया था कि मे बी बच्चों को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा, जो उसके अंदर ट्रेट है, नेचुरल ट्रेट है, उनको ऐसे रहने देते हैं। तो इन द एंड एन फ्रैंक ने किया, इन द एंड एन फाइनली टर्न द टेबल ऑन हर मैथमेटिक्स टीचर। टर्न द टेबल एक इडियम है, इस चैप्टर में 4-5 इडियम्स यूज हुए हैं। मैथमेटिक मिस्टर किसिंग कैसे किया उन्होंने टर्न द टेबल, बाजी कैसे पलट दी? उसने पैरेलल ड्रॉ किया बिटवीन हिम एंड क्रूअल फादर स्वैन के बीच में, कि एक जगह पे उसने पोइट्री में लिखा है क्रूअल फादर स्वैन होता है, जिसको कंपेयर करा गया था मिस्टर किसिंग के साथ, who bites the 3 duckling to death for quaking too much. And this made her teacher realize that talking is as natural to student as quaking is to duckling.
तो इससे मैथमेटिक्स टीचर को रियलाइज हो गया, महसूस हो गया कि टॉकिंग जो होती है एक कुदरती ट्रेट होता है स्टूडेंट्स के बीच में। जैसे कि एक डकलिंग्स होते हैं, वो क्वैक करने से क्वैक करना नहीं स्टॉप कर सकते, वैसे ही स्टूडेंट्स अगर किसी की टॉकटिव नेचर है तो वो अपने टॉकटिव नेचर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रेट जो है वो नेचुरल होता है। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट change came about in Mr. Kissing's after Anne submitted her third assignment? थर्ड असाइनमेंट कौन सी थी? क्वैक क्वैक क्वैक। आफ्टर एन सबमिटेड हर थर्ड असाइनमेंट मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। तो उसके ऊपर जो आर्गूमेंट लिखे थे इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, उसको उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव लिया मैथमेटिक्स टीचर ने उस जोक को। एंड ही रेड एन्स पोम अबाउट द डकलिंग टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। अब इसने ये जो पोम थी डकलिंग के बारे में जो थी, उसने अपनी क्लास को भी पढ़ के सुनाई, अपने कुछ कमेंट्स इसके ऊपर, अपनी फीलिंग्स, अपने व्यूज भी ऐड करे। ही आल्सो रेड इट टू सेवरल अदर क्लासेस, और भी बहुत सारी क्लासेस में उन्होंने पढ़ के सुनाई वो पोम। आफ्टर दैट ही डिड नॉट, सॉरी स्टूडेंट ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ही डिड नॉट असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क टू एन। उसके बाद थर्ड साइन के बाद वो सेटिस्फाई हो गए थे उनके रिप्लाई से, उनके जस्टिफिकेशन से इनकी, इसीलिए ने कोई एक्स्ट्रा होमवर्क साइन नहीं किया था, नहीं दिया था इनको। एंड अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास एंड ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग जोक। और उसको परमिशन मिल गई, अलाउ कर दिया इनको कि वो क्लास में जितना बोलना चाहे वो बोल सकती है। और अब बहुत खुश रहने लगे हैं, वो जोक करते भी हैं, जोक को सुनते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड एन सेज टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। इज मिस्टर किसिंग्स अनप्रेडिक्टेबल? हाउ? एन फ्रैंक ने कहा था कि टीचर्स के लिए कहा था कि सबसे अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कैसे? टॉकिंग इन जनरल अबाउट द टीचर एंड से टीचर आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। व्हेन द स्टूडेंट इज अनश्योर अबाउट पासिंग अ टेस्ट द टीचर्स पास हिम, एंड व्हेन ही इज कॉन्फिडेंट दे विल फेल हिम। इसका मतलब टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल क्यों हैं, तो उन्होंने जस्टिफाई किया इनने कि जब स्टूडेंट जब उनको श्योरिटी नहीं होती कि वो उस टेस्ट को पास करेंगे तो टीचर उनको पास कर देते हैं। मीन्स जब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाइसी लगता है कि मे बी हम फेल हो जाएं, हमारे मार्क्स अच्छे ना आए, तो टीचर तब पास कर देते हैं। व्हेन ही इज कॉन्फिडेंट दे विल फेल। और जब स्टूडेंट को पता होता है, पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हम पास हो जाएंगे, तो उस टाइम पे टीचर उसको फेल कर देते हैं। इन दिस वे मिस्टर किसिंग टू हैज ए अनप्रेडिक्टेबल नेचर। उसकी भी अनप्रेडिक्टेबल नेचर है। जैसे एट वन स्टेज ही गेट्स सो अनॉयड विद एन बीइंग ए चैटर बॉक्स दैट ही असाइन हर एक्स्ट्रा होमवर्क। अब वो कहते हैं कि एक वक्त था कि मिस्टर किसिंग एन को चैटर बॉक्स कहते थे, और उसकी टॉकेटिव नेचर की वजह से वो बहुत एनॉय, गुस्सा होते थे, और उसको एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे देते एज ए पनिशमेंट। एन्स आर्गूमेंट सपोर्टिंग हिम टॉकेटिव नेचर अम्यूज हिम। दूसरी साइड जब एन पूरा अपना जस्टिफिकेशन लिख के देती है, आर्गूमेंट लिख के देती है विच सपोर्ट हर टॉकेटिव नेचर, तो उन आर्गूमेंट को देख के, सुन के मिस्टर किसिंग बहुत अम्यूज हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो एक साइड से उसी नेचर से, वो चैटर बॉक्स वाली नेचर से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं। अब उसी होमवर्क के सपोर्टिंग में अगर वो कुछ लिखती है तो उस आर्गूमेंट को देख के वो खुश हो जाते हैं। तो दो कंट्रास्टिंग एक नेचर है यहाँ पे। However, when Anne expect punishment for indirectly mocking at him, he take it lightly. अब क्या कहता है when Anne expect punishment, कि एन जो होती है, मॉकिंग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। सपोज अगर एन जो है वो मिस्टर किसिंग का मजाक उड़ाती है और वो सोचती है कि भाई मैंने मजाक तो उड़ा लिया, आई मेड फन ऑफ हिम, वो मुझे पनिशमेंट देंगे, लेकिन उस टाइम वो उस फन को, उस मॉक को बहुत इजीली ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं, और उसको लॉ कर देते हैं कि तू बात कर।
तो ये दो कंट्रास्टिंग चीजें हैं. Besides, he read out her poem to the other student, adding his comments and also begin to make jokes. तो दूसरी जगह पे वो स्टूडेंट्स को इसी पोम को जो थर्ड असाइनमेंट के स्पोर्ट में उसने लिखी थी कि पोएम लिखी थी, तो वो इतने खुश हो जाते हैं उस आर्गूमेंट से, उस पोएम से, कि वो सभी को पढ़ के भी सुनाते हैं क्लास में, अपने कमेंट्स, अपने आइडियाज भी देते हैं, एंड बिगिन टू मेक जोक, और वो खुद भी बहुत ही खुश मिजाज हो जाते हैं और खुद भी मजाक करने लग जाते हैं दूसरों पे. तो मिस्टर किसिंग टू इज एन अनप्रिडिक्टेबल टीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड आई थिंक इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, कि एन व्हेन एंड व्हाई डिड एन स्टार्ट राइटिंग हर डायरी, कब उसने स्टार्ट करी थी, या एन डायरी को ट्रू फ्रेंड क्यों कहती थी. आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. तो एन ने स्टार्ट करी थी डायरी लिखना जून 1942 में, और until she wrote its final entry on 1st August 1944. तो उसने जून 1942 में लिखना स्टार्ट करी थी, और उसमें डायरी में लास्ट एंट्री उसकी हुई थी 1944 में, मतलब 2 सालों तक वो डायरी लिखती रही है. एन वॉज वेरी सेंसिटिव गर्ल, बहुत सेंसिटिव है, रिजर्व नेचर की थी वो, अपनी इनर मोस्ट, अपने सीक्रेट्स को, थॉट्स को वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, फैमिली में या फ्रेंड्स जो थे उसके. शी हैड ए लविंग फैमिली, बहुत घर में सारी लविंग फैमिली थी, फादर बहुत लविंग, मदर, आंट्स, एवरीबडी, सिस्टर उसकी मार्गरेट बहुत लविंग थी. अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स विद होम शी कुड लाफ एंड हैव फन. तो उसके घर में बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे जिनके साथ वो हंसती थी, खेलती थी, फन करती थी, बट शी कुड नॉट कन्फाइड इन एनी ऑफ देम. वो लेकिन इनमें से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती थी. ट्रस्ट का मीनिंग कि उनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करती थी कि उनके साथ सारी चीज़ें, अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सकते हैं, कन्फाइंड या रिवील नहीं कर सकती थी, डिस्क्लोज नहीं कर सकती थी उनकी इनर मोस्ट फीलिंग्स को. शी ऑलवेज फेल्ट द नीड ऑफ ट्रू फ्रेंड हु हैड पेशेंस टू लिसन टू हर म्यूजिंग्स. वो हमेशा एक ट्रू फ्रेंड के इंतज़ार में थी, और कहते ऐसा फ्रेंड जिसमें खूब सारी पेशेंस हो, सहन शक्ति हो, ताकि उसकी सारी अम्यूजिंग रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स, उनके विचारों को, फीलिंग्स और सीक्रेट्स को सुन सके. हर डायरी गिवन टू हर ए गिफ्ट ऑन हर 13th बर्थडे. जब वो 13वीं सालगिरह होती है तब उसको एज अ गिफ्ट वो डायरी मिलती है. शी बिलीव दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल. उसको ये भी लगता है पेपर में ज़्यादा पेशेंस होती है, क्योंकि पेपर के ऊपर कुछ भी लिख लो, पेपर कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं रेज करेगा. So she considered her diary to a true friend whom she had been seeking for so long. वो अपनी डायरी को ट्रू फ्रेंड मानती थी, और इस डायरी को बहुत टाइम से सीख कर रही थी, ढूंढ रही थी कि मुझे ट्रू फ्रेंड की फॉर्म में कुछ ना कुछ चीज़ मिले. शी गेव इट अ नेम, किट्टी नाम रख दिया गया था. स्टार्टर रिकॉर्डिंग हर फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स. वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर लाइफ के अंदर जो हो रहा था अंडर नाजी रूल के, तो वो सारी उसके अंडर नाजी रूल के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही थी, जो भी सब्जेक्ट्स थे डिफरेंट टाइप के, वो सभी के उन्होंने बारे में लिखा, अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड किया, ऑब्जर्वेशन, आसपास क्या हो रहा था, जूइश फैमिली के साथ क्या हो रहा था, जूइश पॉपुलेशन के साथ हो रहा था, वो सारे हर सब्जेक्ट के ऊपर उसने डायरी में रिकॉर्ड किया था. अनलाइक द ट्रेडिशनल मैनर और डायरी राइटिंग, ट्रेडिशनली डायरी कैसे लिखी जाती है कि डायरी जैसे एक ही सब्जेक्ट के ऊपर लिखी जाती है. आज पूरे दिन में मेरे साथ ये क्या हुआ है, मीन्स स्कूल में मेरा कैसा दिन गया है, ठीक है. शी रोट अ ट्रू फ्रेंड, फाउंड अ ट्रू फ्रेंड इन डायरी हु लिसन टू हर पेशेंटली एंड केप्ट ऑल हर सीक्रेट टू इटसेल्फ. मतलब ट्रू फ्रेंड उसको मिल गया था, उसको पेशेंटली सुनती थी डायरी, कोई क्वेश्चन नहीं करती थी, एंड उसके डायरी के अंदर इनके सारे सीक्रेट्स और फीलिंग्स सारी पड़ी हुई थी, वो किसी के साथ रिवील नहीं कर सकती डायरी. तो डायरी इन अ ट्रू सेंस was a true friend to Anne Frank. Student, this is last question, and I think this question the most important questions in the chapter. And question says, Anne believes that paper has more patience than people. Do you agree with this statement? Why or why not?
ठीक है। तो एन का बिलीफ था, वो ये मानती थी कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, इज ट्रू। बिल्कुल सही है। कैसे? पेपर पैसिव होता है, पेपर इज साइलेंट रिसेप्टर, डज नॉट गेट रेस्टलेस लाइक ह्यूमन बीइंग, इफ एनीथिंग इज रिटन ऑन इट। तो पेपर को पैसिव लिखा है, रिसेप्टर लिखा है, तो ये दोनों वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। पैसिव का मतलब होता है लिसनर, सुनता है, जो आगे से रिटालिएट नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है। और रिसेप्टर का मतलब सब कुछ रिसीव करता है, पॉजिटिव जो भी उसके ऊपर लिखा जाता है। वो ह्यूमन की तरह रेस्टलेस नहीं होता, बेचैन नहीं होता, वो अपने ओपिनियन नहीं रखता पेपर, ठीक है, अगर कुछ उसके ऊपर लिखा जाए। इट अलाउज अ राइटर टू रिकॉर्ड एज मेनी एज वेरिड थॉट एज रिक्वायर्ड बाय हिम और हर। तो ये राइटर को ये अलाउ करता है, परमिशन देता है कि इसके ऊपर जितना मर्जी कितने भी तरह के विचार, वेरिड थॉट, वो लिख सकता है। एन हैड ए लविंग फैमिली थी, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो मौज मस्ती करती थी, फैमिली लविंग थी उसकी। बट शी कुड नॉट कन्फाइंड इन एनी ऑफ देम बिकॉज हर रिजर्व नेचर डिड नॉट अलाउ हर टू ओपन अप टू अदर्स। वो अपनी कन्फाइड नहीं करते थे, बहुत वर्ड ये आ रहा है कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब अपनी अंदर की बातों को, सीक्रेट्स को शेयर नहीं करना, क्योंकि उसकी एक तो रिजर्व नेचर थी। ये रिजर्व नेचर की वजह से वो किसी के साथ ओपन अप खुलती नहीं थी, खुल के बात नहीं करती थी। शी फेल्ट दैट हर म्यूजिंग्स वर नॉट ऑफ एनी इंटरेस्ट टू पीपल अराउंड हर एंड दे वुड लूज पेशेंस इफ शी वुड टॉक टू देम अबाउट हर फीलिंग एंड ऑब्जर्वेशन। अब वो कहती है जो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, वेदर इट इज फैमिली और फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि मेरी फीलिंग्स के बारे में, मेरे अंदर दिल के अंदर क्या बातें हैं उसके बारे में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर मैं इन म्यूजिंग्स को, इन दिल की बातों को उनको बताऊंगी टू द पीपल हु आर अराउंड मी, तो कहते वो मे बी वो इम्पेशेंट हो जाएं, और वो कहते वो मेरी फीलिंग्स और मेरी ऑब्जर्वेशन को नहीं सुनना चाहेंगे। So she opted to write her thoughts in her diary and that she lovingly named as Kitty. तो इसलिए सारे के सारे थॉट्स, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स, सीक्रेट्स उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी डायरी, जिसका नाम उसने किट्टी रखा था, उसमें लिखूंगी। और दिस हेल्प्ड हर टू एक्सप्रेस हरसेल्फ फ्रीली विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्पॉन्सेस। तो सब कुछ उसमें एक्सप्रेस करती थी, लिखती थी, उसको कोई चिंता नहीं होती थी कि कौन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होती है। किट्टी वॉज ऑल पेपर एंड लिमिटेड पेशेंस टू लिसन टू ऑल द इररेलेवेंट थिंग्स। अब किट्टी एक पेपर है, पीपल नहीं है, पेपर है वो, और उसमें अनलिमिटेड बेतनहा पेशेंस है, बहुत पेशेंस है उसमें, जो कि इररेलेवेंट का मतलब होता है कि जो कि थोड़ी सी रेलेवेंट नहीं होती हैं, जो जेन्युइन चीज़ों को भी वो एक्सेप्ट कर लेती है, सुनती है, जो कि एन उसको बताती थी, लिखती थी। दिस स्टेटमेंट दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल इज कम्प्लीटली अग्रीएबल। तो स्टूडेंट यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। एंड इस जो चैप्टर में जो वर्ड्स आए हैं उनको मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ आपको। वन इज म्यूजिंग, म्यूजिंग का मतलब होता है थॉट्स। सेकेंड इज कन्फाइड, कन्फाइड का मतलब होता है टू रिवील योर सीक्रेट्स टू somebody। and turn the table means बाजी पलट देना। and then next incorrigible, incorrigible meaning होता है unchangeable। and quaking in its boots का meaning होता है to be very nervous। I think these are some words जो कि इस चैप्टर में बहुत रेगुलरली यूज होते हैं। So student, with this video I am done with this chapter. I hope you like this video, and if you always feel free to write any comments through my comment section. And thank you student for watching this video.